हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था वो हमने पिछले वीडियो के अंदर समझ लिया। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक सैंपल क्वेश्चन करके ये समझेंगे कि किस तरीके से जो क्वेश्चन हैं, जो केस बेस्ड सवाल होते हैं या केस बेस्ड आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्यूशन दिया जाता है, किस तरीके से एग्जाम में उनको सॉल्व किया जाता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से उन सवालों को हमको सॉल्व करना होता है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सवाल लिखा है। मैंने क्वेश्चन लिया, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हैविंग 5 मेंबर्स ओनली, और उसके पास में कंपनी में कितने मेंबर्स हैं? उसके पास कंपनी में 5 मेंबर्स हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी की, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मेंबर्स थे वर गोइंग बाय कार टू द मुंबई। वो लोग मुंबई जा रहे थे बाय द कार इन रिलेशन टू द सम बिजनेस, मतलब कि कोई बिजनेस पर्पस उनका था, उस बिजनेस पर्पस के लिए दे आर गोइंग टू मुंबई बाय द कार। बट अनफॉर्चुनेटली एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक दुर्घटना घटित हुई, वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ एंड ऑल ऑफ देम डाइड, और वो सारे के सारे जो मेंबर, 5 मेंबर थे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, वो मर गए। हमारे से सवाल पूछा गया डिसाइड, हमारे से सवाल पूछा गया डिसाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 वेदर एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी हैज आल्सो कम्स टू एंड और नॉट। हमारे से दोस्तों सवाल ये पूछा गया कि भाई आपके जो 5 मेंबर जो मुंबई गए बाय द कार और एक्सीडेंट हो गया, उनकी दुर्घटना में जो है वो डेथ हो गई, तो क्या उसके बाद भी, सारे मेंबर्स के मर जाने के बाद भी, क्या आपकी जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में है? क्या आपकी कंपनी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है? हमारे से ये सवाल पूछा गया। तो हमें सवाल तो समझ में आ गया, लेकिन अब बात यह आई कि सर हम इस सवाल का आंसर देंगे कैसे? तो देखिए दोस्तों, सवाल का जब इसका आंसर दिया जाएगा ना, तो आपको मैंने मेरे पिछले वीडियो में बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि हमको सबसे पहले उस सवाल के आंसर को जब अपन लिखेंगे, जब हम उस सवाल का आंसर करेंगे, तो आंसर करने पर हमारे को उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना होगा। पहला पार्ट हमें फैक्ट का बनाना पड़ेगा, दूसरा पार्ट हमें प्रोविजन का बनाना पड़ेगा, और तीसरे पार्ट के अंदर हमें क्या देना होगा? तीसरे पार्ट के अंदर हमें हमारा डिसीजन या हमें कंक्लूजन देना होगा। इस तरीके से हम हमारे आंसर को 3 पार्ट्स में बांट के लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के फैक्ट। फैक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, फैक्ट का मतलब होता है सिचुएशन। जिस सिचुएशन पर आधारित, जिस सिचुएशन पर बेस्ड आपका सवाल दिया गया है, सबसे पहले हमें आंसर में जो फैक्ट हम लिखेंगे, उस फैक्ट के अंदर हमारे को उन सिचुएशंस को बताना पड़ता है जो सिचुएशंस हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर के द्वारा दी गई। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो सिचुएशंस मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट की हैं, मैंने वो सिचुएशन यानी कि जो फैक्ट्स लिए हैं वो मैंने क्वेश्चन से उठाए हैं। मैंने क्या लिखा? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैविंग 5 मेंबर्स ओनली, जो अपन ने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पे 5 मेंबर्स की बात कर रहा है, यहाँ पे अपन ने सर्कल में भी मैंने डिनोट किया 5 मेंबर, और यहाँ पर भी 5 मेंबर की बात हुई। ये हुआ हमारा पहला फैक्ट। दोस्तों, फैक्ट्स को आप चाहें तो पैराग्राफ स्टाइल में भी आप लिख सकते हैं, आपके पास वो भी आप ऑप्शन आपके पास में है एक, लेकिन थोड़ा सा पैराग्राफ स्टाइल में लिखने में थोड़ा सा हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो गड़बड़ हो जाता है। और यदि आप इसको मान लीजिए कि आप पॉइंट्स में बना के लिखते हैं, आप एबीसीडी पॉइंट्स के अंदर इसको बनाकर लिखते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप इसको 1 2 3 4 पॉइंट्स डाल के आप इसको लिखते हैं, तो आपके आंसर में स्मार्टनेस आ जाती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बुलेट्स के अंदर लिखा, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बुलेट में मैंने इसको डिनोट किया है आंसर को। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने पहला फैक्ट लिखा कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैविंग 5 मेंबर्स ओनली, कि एबीसी कंपनी के पास में केवल कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर है, उनके 5 मेंबर जो हैं वो वहां पे एबीसी लिमिटेड के हैं। अब सुनो आगे, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वर गोइंग बाय कार टू मुंबई इन रिलेशन टू सम बिजनेस। जो लाइन ऊपर आपको यहाँ पे दी हुई थी, मैंने एज इट इज उसको फैक्ट मान के अपने आंसर के अंदर ले लिया। और एन एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड ऑल ऑफ देम डाइड, और आपके यहां पर ये भी एक फैक्ट बताया गया था क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने इसको भी मेरे आंसर के अंदर जो फैक्ट वाला टैग है, जो फैक्ट वाला सेगमेंट है, मैंने वहां पे शामिल कर लिया। दोस्तों, यहां तक की तो बात हो गई हमारी किसके बारे में? यहां तक की तो बात हो जाती है हमारी जो आपके एक्ट के प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के बारे में। जो फैक्ट हैं हमारे, उन फैक्ट्स को हमने यहाँ पे दे दिया, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्ट हमारे हैं, वो हम यहाँ लिख चुके हैं। अब
मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सर हमारे को प्रोविजन क्या लिखना पड़ेगा। दोस्तों अब ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि सर हमारा ये वाला जो क्वेश्चन आया है वो हमारा ये वाला क्वेश्चन कहां से आया है। एक टॉपिक होता है, आपको ध्यान हो तो, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन एक टॉपिक होता है, आपको पता हो तो, याद होगा, आपने पढ़ा होगा। तो जो परपेचुअल सक्सेशन है, वहां परपेचुअल सक्सेशन से हमारा ये टॉपिक आया है। तो हमने सबसे पहले जो कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजन गिवन है परपेचुअल सक्सेशन के, सबसे पहले हमने उसको समझाया। हमने कैसे लिखा, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कि कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। दोस्तों मैंने मेरे बेसिक वीडियो में, जो वीडियो मेरा 1 है, उसमें मैंने आपको समझाया था कि हो सकता है प्रोविजन की जगह पे यहाँ पे हमारे को कोई केस लॉ रेफर करना पड़े। तो हम वहां पे यहाँ पे जब ये लिख रहे हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एज पर द केस लॉ, और फिर उसका नाम लिखना पड़ेगा और उसका हमारे को रेलिवेंट जो कंक्लूजन है, जो कोर्ट का डिसीजन है, वो हमें नीचे समझाना पड़ेगा यहां इस सेगमेंट के अंदर। आगे क्या लिखा, द कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, कि कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजन है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी चलती रहती है, कंपनी रुकती नहीं है, कंपनी गोइंग कंसर्न है। इट नेवर डाइज, ये कभी नहीं मरती, सिवाय किसके, एक्सेप्ट विद द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट। यानी कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उस कंपनीज एक्ट में जो वाइंडिंग अप के प्रोविजन है, लिक्विडेशन के जो प्रोविजन दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही कंपनी वाइंड अप हो सकती है। बाकी किसी भी जरिए से कंपनी को बंद नहीं करा जा सकता, कंपनी की लाइफ एंड नहीं मानी जा सकती, कंपनी अपना जीवन चलाती रहती है, कंपनी अपना बिजनेस चलाती रहती है, कंपनी की लाइफ चलती रहती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, कंपनी का जीवन एंड नहीं होता, कंपनी की लाइफ एंड नहीं होती है, कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है। कब तक, जब तक कि कानून, जब तक कि कोर्ट, जब तक कि लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंपनी को वाइंड अप नहीं कर दिया जाता, तब तक। आगे लिखा गया, इवन इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी डाइज रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी, यदि कंपनी के सारे मेंबर कंपनी को रिजाइन दे जाएं, दैट मींस कि कंपनी के शेयर ट्रांसफर करके चले गए, कंपनी के शेयर्स को बेचकर चले गए, कंपनी को छोड़कर चले गए, या सारे के सारे शेयर होल्डर कंपनी के एक्सपायर हो चुके हैं, मर चुके हैं, इवन देन द कंपनी सर्वाइव्स, कंपनी तब भी चलती रहेगी, कंपनी का एग्जिस्टेंस तब भी रहेगा, कंपनी की लाइफ खत्म हुई नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, ये तो हुआ हमारा एक प्रोविजन। और आपने कई बार कंपनी लॉ की किताबों में पढ़ा होगा, एक प्रोफेसर एलसीबी गोवर का स्टेटमेंट आता है जो बड़ा फेमस है, बहुत लैंडमार्क इनका स्टेटमेंट है। ये लिखते हैं, मेंबर में कम एंड मेंबर में गो, मतलब मेंबर आते रहते हैं, मेंबर जाते रहते हैं, बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर, लेकिन कंपनी कभी भी नहीं रुकती, कंपनी फिर भी चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। दोस्तों आप एक बात समझिए, आप जिस स्कूल में पढ़ते थे, आपके पास होने के बाद में क्या वहां वो स्कूल बंद हो गया? आपके बाद जो वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ के आए, क्या वो जब पास हो गए तो उसके बाद स्कूल बंद हो गया? नहीं, वो स्कूल तो आज भी चल रहा है। न जाने कितनी क्लासेस, न जाने कितने स्टूडेंट्स वहां पे अब तक पढ़ चुके होंगे, न जाने वहां पे अब तक कितने स्टूडेंट्स पास ऑन हो चुके होंगे, लेकिन आज भी वो स्कूल यथावत चल रहा है, एज इट इज चल रहा है। उसी प्रकार से कंपनी के अंदर भी क्या होता है कि कंपनी भी आपकी यथावत चलती रहती है, कंपनी कभी भी रुकती नहीं है। यदि आप ये सोच रहे हैं ना कि कंपनी रुक जाएगी, तो कंपनी रुकती नहीं है, कंपनी का बिजनेस जो है वो लगातार क्या होगा, कंपनी का बिजनेस लगातार वहां पे चलता चला जाएगा, कंपनी का बिजनेस रुकने वाला नहीं है। यदि सारे के सारे मेंबर छोड़ गए, सारे के सारे शेयर होल्डर छोड़ गए, सब कुछ लोग जा चुके हैं आपकी कंपनी से, तो भी आपकी कंपनी का जो बिजनेस है, आप ये ध्यान रखिए, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहेगा, कंपनी का एग्जिस्टेंस रुकने वाला नहीं है। उसके अलावा दूसरा क्या बोला गया, अगला प्रोविजन जो यहां पे लिखा है इन्होंने, ड्यूरिंग द वॉर, यानी कि वॉर की यदि सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए कि लड़ाई की कोई सिचुएशन आ जाती है, all the members of one private company while in a general meeting were killed by a bomb, but the company survived, not even a hydrogen bomb could have destroyed it। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर यदि मान लीजिए कि कंपनी की एक मीटिंग चल रही है और उस चलती हुई मीटिंग के ऊपर यदि हाइड्रोजन बम भी गिरा दिया जाए ना, तो भी आपकी कंपनी बंद नहीं होती, आपकी कंपनी खत्म नहीं होती।
कितना मजेदार प्रोविजन है। तो आप सोचिए कि जब आप ये प्रोविजन वहां पे लिखेंगे तो उससे कितनी ज्यादा क्लैरिटी आ गई कि एक हाइड्रोजन बम भी यदि कंपनी के ऊपर गिर गया तो भी कंपनी बंद नहीं हुई। तो सर यदि इसका मतलब क्या निकला कि गिवन क्वेश्चन में सिचुएशन दी गई कि सारे के सारे शेयर होल्डर मर चुके हैं, मेंबर मर चुके हैं, तो क्या कंपनी बंद हुई? नहीं, कंपनी बंद नहीं हुई, कंपनी आज भी चल रही है। तो इस प्रोविजन के बेस पे हमने क्या वहां पे कंक्लूजन निकाला? इस प्रोविजन के बेस पे देखिए हमने कंक्लूजन निकाला, हमने डिसीजन निकाला, जो यहां पे मैंने नीचे लिखा, पढ़िएगा। एज पर द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी गई उसके आधार पे, उसके बेसिस पे, जो क्वेश्चन में मेरे को बताया गया सिचुएशन, मैं उसके बेसिस पे अपना आंसर ड्राफ्ट कर रहा हूं। मैंने क्या लिखा? एज पर द सिचुएशन। कई बार आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एज पर केस गिवन, एज पर क्वेश्चन गिवन। कई बार स्टूडेंट ऐसा भी लिखता है तो वो भी सही है, उसको भी वैलिड माना जाएगा। इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वर गोइंग बाय कार टू मुंबई इन रिलेशन टू सम बिजनेस, की कंपनी के कुछ मेंबर लोग बाय कार मुंबई जा रहे थे बिजनेस पर्पस के लिए, एंड एक्सीडेंट टू प्लेस, वहां पे एक्सीडेंट हुआ और ऑल ऑफ देम डाइड, और वो सारे के सारे मर गए। क्वेश्चन में हमारी कोई सिचुएशन दी गई, अब हमने कंक्लूजन क्या लिखा? इवन दो द कंपनी सर्वाइव, कंपनी उसके बाद भी सर्वाइव करती है, क्योंकि हमने लिखा कि कंपनी कब मरती है? कंपनी तब मरती है कि जब वहां पे कानून के प्रावधान उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जब तक कानून के प्रावधान उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, कंपनी कभी नहीं मरेगी, कंपनी एज इट इज चलती चली जाएगी। फिर आगे लिखा अपन ने, ऑल द नॉमिनीज और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और द लीगल हायर्स विल बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब क्या होगा कि जो मिस्टर ए है, उस मिस्टर ए का जो लीगल हायर होगा, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, मिस्टर ए जो है उसका लीगल हायर है मान लीजिए एक्स, तो वहां पे एक्स मेंबर बन जाएगा। बी का मान लीजिए कि जो लीगल हायर है वो है वाई, तो वहां पे वाई मेंबर बन जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से जो मेंबर के नॉमिनी होंगे, लीगल हायर होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो लोग वहां पे आपके अब इन प्लेस में, ओरिजिनल मेंबर के इन प्लेस में जो मर चुके हैं, उनकी जगह पे वहां पे क्या मान लिए जाएंगे? वो लोग मेंबर मान लिए जाएंगे। उसके बाद आगे लिखा इन्होंने, बट द लाइफ ऑफ द कंपनी विल ओनली एंड्स व्हेन द लॉ परमिट्स। और लास्ट में क्या बताया गया? वही कंक्लूजन जो अपन ने ऊपर परपेचुअल सक्सेशन में पढ़ा कि सर कंपनी की लाइफ कब एंड होती है? जब कानून उसको एंड करता है, उससे पहले कंपनी की लाइफ एंड नहीं होगी। तो अल्टीमेटली हमने क्या जो है वो हमारे आंसर में साबित किया कि सर जो क्वेश्चन हमारे से पूछा गया, अपन दोस्तों एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया, डिसाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 whether existence of the company has come to end। तो हम यहां पर नीचे अपना आंसर कंक्लूड करते हुए लिख सकते हैं, नो द लाइफ और existence of the company not ends। तो हमने यहां पे लिख के अपने आंसर को कंक्लूड कर दिया। इस तरीके से हमको अपने जो आंसर हैं वो आंसर हमें कंक्लूड करने होंगे, वो आंसर हमें लिखने होंगे। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि हम किस प्रकार से हमारा जो एग्जाम में केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है, केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसको हमें सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो का जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो वीडियो है, जो बेस का जो वीडियो है, वो मैंने मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहां से पहले बेसिक स्ट्रक्चर का वीडियो देखें कि किस तरीके से आंसर की ड्राफ्टिंग होगी, और जब बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा वीडियो 1 से, उसके बाद में आप इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन आपको सैंपल के तौर पे समझाया है, वो अपन लोग इस वीडियो में डिस्कशन करके समझ लेंगे। थैंक यू सो मच।